ठीक है, तो ये रिएक्ट ऐप है, अभी अभी हमने बनाई है, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये आप लोगों की सहूलत के लिए है। तो इसको आप यूज़ करें और वन बाय वन जितने इसमें लेसन दिए हुए हैं उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी रिएक्ट का काम सारा हो जाएगा। तो फर्स्ट लेसन पे चलते हैं। तो फर्स्ट लेसन में पहले हम लोग फाइल सीखते हैं, फाइल सिस्टम इसका बेसिकली। तो हमने इंडेक्स जेएस हमें पता है क्या है, उसका इंडेक्स जेएस क्या एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अब ऐप डॉट जेएस में हम देखते हैं क्या है कि हमारा सिंपल एक रिएक्ट कंपोनेंट है। उस रिएक्ट कंपोनेंट में क्या हो रहा है कि बस एक डिव बना हुआ है, उसका नाम क्या है, कंटेनर। ये कंटेनर बेसिकली कन्वेंशन है, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई, जो कि इनकी यूआई की लाइब्रेरीज है ना, वो ये कंटेनर का टैग इस्तेमाल करती हैं मेजर उसके पोर्शन को हिट करने के लिए, तो वो सारी उसकी स्टाइलिंग बिठा देती हैं। तो ये ज़्यादातर कंटेनर तभी लिखा जाता है, वरना आप आपकी मर्जी है जो लिख लो, लेकिन नॉर्मली आपको ये दिखेगा। अब इसमें H2 क्या हुआ है, एडवांस्ड ट्यूटोरियल। तो बाय लॉ हमें स्क्रीन पे वो गोल गोल घूमने वाला एनिमेशन नहीं दिखनी चाहिए, क्या दिखना चाहिए, एडवांस ट्यूटोरियल। ये बेसिकली हमने इसमें बदला है। पहले जब आप इंस्टॉल करते हैं तो क्या आता है, वो स्पिनर, उसमें app.js पूरी भरी हुई होती है HTML के कोड से, क्योंकि वो स्पिनर का पूरा HTML कोड लिखा हुआ होता है, उसकी CSS लगी हुई होती है। तो हम पहले क्या करते हैं कि index.css को साफ करते हैं और उसके बाद आकर यहाँ से HTML का कोड उड़ा देते हैं, बस ये div का एक div रहने देते हैं। अब आप पता है हम उस पर आगे काम करेंगे। तो हमारी ऐप स्टार्ट हो गई है, तो ऐप स्टार्ट हो गई है, तो हम ऐप को ज़रा लॉगिन करते हैं। तो इस वक्त वो कैसी दिख रही है, तो जैसा सोचा था एडवांस ट्यूटोरियल वैसा ही है। अब मज़े की बात है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप लगी हुई है। ये मुझे कैसे पता लगा, ये मुझे ऐसे पता लगा कि इसका कलर, इसका फॉन्ट और इसकी प्लेसमेंट बीच में है, ठीक है। इसने कहीं ना कहीं इस पर बूटस्ट्रैप लगाई है। खैर इसको बाद में हम देखेंगे क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है। तो खैर ये अब हमारा ये तो अभी बात बहुत क्लियर है कि हमने यहाँ पे एडवांस ट्यूटोरियल लिखा, काम हुआ, बेहतरीन हुआ, कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारे असल लेसन्स यहाँ पर हैं, कहाँ पर, ट्यूटोरियल में। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, इनको इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। अब इंपोर्ट कैसे कराएंगे ट्यूटोरियल में, इसका नाम क्या है, एरर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं लेसन 1, ठीक है। import lesson 1 from, तो ये मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरा ये है ट्यूटोरियल के फोल्डर में। ट्यूटोरियल के फोल्डर के बाद पहला लेसन 1 यूज स्टेट, यूज स्टेट में फाइनल है और सेटअप है। तो पहले हम फाइनल देख लेते हैं कि फाइनल दिखेगा कैसे, फिर इसके अंदर आए तो इसका ये सब हेडिंग है। ऐसा होता है कि पहला एक चैप्टर के अंदर टॉपिक, तो ये पहला टॉपिक है एरर एग्जाम्पल। तो हमने ये कर दिया एरर एग्जाम्पल इंपोर्ट, क्योंकि ये डिफॉल्ट था तो कंपोनेंट का वैसे वहां पर नाम क्या था, वहां पर वैसे नाम उसका था एरर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, लेसन 1। अब मुझे पता है कि मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपोनेंट लिख सकता हूँ लेसन 1 और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। मैं पीछे आऊँगा तो मेरी चेंजेस हो चुकी हैं। तो बेसिकली वो आपसे क्या चाहता है कि आप ये बना, सही है, वो ये बनाना चाहता है। अब क्या लिखा हुआ है, एक हमारे पास हेडिंग लिखी हुई है और नीचे चेंज टाइटल है। तो बटन के साथ कोई फंक्शन लगा हुआ होगा, अच्छा मैं खुद डर गया, क्या हो गया। अच्छा चेंज टाइटल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इधर कुछ नहीं हो रहा, सही है। चेंज टाइटल पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, हालांकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में होता। क्यों, क्योंकि ज़रा इसके कोड को देखें, वो क्या कह रहा है। बहुत सिंपल कोड है, बहुत आसान कोड है, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा ये BTN की क्लास से मुझे देख के पता लग गया कि ये वाकई बूटस्ट्रैप है, लेकिन अगेन आप इस पर फिलहाल ध्यान ना दें। अब इसने क्या किया हुआ है कि H2 बनाया हुआ है, H2 के अंदर टाइटल लिखा हुआ है। अब ये कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कि उसने जावास्क्रिप्ट इधर इस्तेमाल की और जावास्क्रिप्ट में उसने क्या लिख दिया, एक वेरिएबल। तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। ये बात समझ आ रही है, सही है। चाय पी के आए हो सारे। तो टाइटल मेरे लिए भी नहीं बनाया आज मैंने,
तो टाइटल एक इधर आएगा, सही है। तो अब हो क्या रहा है कि इसके नीचे एक बटन है, बटन ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल कर रहा है। ऑन क्लिक को तो सबको पता है कि फंक्शन कॉल होता है, और ये भी पता है कि कैमल केस इस्तेमाल होगा रिएक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, सही है। वैसे ऑन क्लिक स्मॉल में लिखते हैं हम लोग HTML5 में, HTML5 में ही ऐसा लिखा जाता है, C छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका C बड़ा है। तो ऑन क्लिक, और ये क्या कॉल कर रहा है, हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक एक फंक्शन है जो ये कॉल कर रहा है बटन। अब देखते हैं ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा दूर दूर करते हैं ताकि हमें पता लगे कि फंक्शन कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है। अच्छा, मज़े की बात है कि ऊपर इसने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है, रैंडम टाइटल, और ये टाइटल वेरिएबल यहीं पे कॉल हुआ हुआ है इधर H2 के अंदर। तो यही रैंडम टाइटल बेसिकली आपको कहाँ दिख रहा था, बहुत आसान चीज़ है। और उसने यहाँ पर फंक्शन के अंदर क्या करने की कोशिश की है कि इसको रैंडम टाइटल से हेलो पीपल करने की कोशिश की है। टाइटल का वेरिएबल चेंज, नया एक वैल्यू सेट कर रहा है और उसको कंसोल लॉग कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है इधर। लेकिन मैं इसको बटन को दबा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो फंक्शन ही नहीं चल रहा या कोई और मसला है। तो पहले तो ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये फंक्शन चल रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम नॉर्मली क्या लगा देते हैं, कॉन्सोल। तो ज़रा कॉन्सोल में जाते हैं और चेक करते हैं कि कॉन्सोल हमें क्या दिखाता है। ठीक है, सारा कचरा साफ। चेंज टाइटल को हमने क्लिक किया, हेलो पीपल आ गए। इसका मतलब है फंक्शन तो चल रहा है। और मजे की बात है कि ये वाली लाइन चली है 9, इसका मतलब है 8वीं चली है तो आ गया है ना वो। अगर वो 8वीं ना चलती तो वो नीचे कैसे आता, सही है। मतलब है कि इस कोड में कोई इशू नहीं है, उसके बावजूद ये कोड नहीं चल रहा। अगर यही कोड जावास्क्रिप्ट में होता तो 110% ये काम करता, ठीक है। वो ये वेरिएबल चेंज होता और यहाँ पर दूसरी वैल्यू आती। लेकिन क्योंकि हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट थोड़ी अलग तरह से काम करती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि उसका HTML असल HTML नहीं होता, उसका HTML बेसिकली एक फंक्शन से बनाया जाता है जो कि वो react dom.render बनाता है, ठीक है। तो इसके कुछ तरीके हैं डेटा के पास करने के। होता क्या है कि ये आपका जो पूरा कंपोनेंट है ये बार बार रीलोड हो रहा होता है, ठीक है। और जब ये रीलोड होता है ना तो वो हमेशा जो यहाँ पर वेरिएबल पहले से सेट हुए हुए होते हैं इनकी वैल्यू उठा लेता है। ये आपको चलते हुए दिखता नहीं है, लेकिन ये बार बार चलता रहता है, बार बार चलता रहता है। क्यों चलता है? क्योंकि ये चेंजेस पकड़ता है कि कहीं डेटा में कोई चेंज तो नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ है तो HTML भी चेंज कर दो, यही तो इसका काम था। तो ये बार बार चलने की वजह से क्या होता है कि आपने बटन दबाया, लेकिन इसकी रिफ्रेश होने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आपने जितनी दफा ये बटन दबाया उसने टाइटल को हेलो पीपल किया, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन दोबारा चल गया तो उसने टाइटल को फिर क्या सेट कर दिया, इसका मतलब है कि वेरिएबल सेट करने का कोई और तरीका होगा रिएक्ट में, क्योंकि इस तरीके से तो हम वेरिएबल्स सेट नहीं कर सकते। सेट कर सकते हैं लेकिन वो चेंज नहीं होगा। और जावास्क्रिप्ट किस काम की, अगर उसमें कोई वैल्यू चेंज ना हो तो ये काम तो फिर हम डायरेक्टली HTML में नहीं रैंडम टाइटल उठा के रख देता। ज़रूरत क्या थी अगर मैं ये चेंज नहीं कर सकता, सही है। तो ये बेसिकली पहला आपका इसने लेसन्स लिखे हुए। तो पहला लेसन आपको ये मसला समझा रहा है। पहला लेसन बजाते खुद कुछ करता नहीं है, ये जस्ट आपको मसला समझा रहा है कि मसला क्या है। अब देखते हैं कि उसका सल्यूशन क्या है, ठीक है। लेकिन ये आप खुद लिखेंगे और ख़ुद बनाएंगे। अभी टाइम के लिए मैं इसको स्किप करके आगे जाता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको साथ साथ पढ़ाते हुए जाते हैं कि कल एक हुआ था इशू, जब आप में से आपके कुछ दोस्त कोई काम कर रहे थे, सही है। तो अब ये एक लोगो है मेरे पास, आई थिंक ये रिएक्ट का लोगो है। देख रहे हैं ये रिएक्ट का, जब वो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये सारी फाइलें आती हैं, app.css, app.js, apptest.js, index.css, index.js खुद, और ये रिपोर्ट, वेब वाइटल्स और सेटअप टेस्ट। जब आप एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये सब आता है। लेकिन आपके काम की कौन कौन सी है, app.js, index.js और index.css, सही है। तो इनसे काम हो जाता है।
तो नॉर्मली बाकी फाइल्स को हम नहीं रखते, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल ही हाईली स्टैंडर्डाइज्ड आपको एक प्रोजेक्ट बना के देता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो इस वजह से ये सारी फाइलें बनती हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, इसमें से लोगों को मैंने कॉपी किया, मैं इसमें आया, मैं अपने SRC में आया और SRC में मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर में, यार ये क्यों मुझे तंग करता है, स्टार्टिंग्स आपका एमेट सही सेट है। पता नहीं कंप्यूटर के साथ क्या है अब क्या। चलो, उसको हमने जावास्क्रिप्ट रिएक्ट फिर से सेट कर दिया है, तो ये भी हो गया, और इसको भी हमने जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। बेसिकली जब आप इसको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपको ये जावास्क्रिप्ट में HTML की सजेशंस नहीं देगा। ठीक है, तो हम वापस हम लोग आते हैं अपनी app.js में। app.js में मैं कंटेनर के अंदर आता हूँ। ठीक है, कंटेनर में मैं img लगाता हूँ। img हम सब यूज़ करते हैं। अब ये app.js कहाँ पड़ी है, SRC में, और SRC में ही मैंने क्या कॉपी कर दी थी, एक logo.svg। तो कायदन तो ये होना चाहिए कि मैं सिंपल ऐसे करूँ, ठीक है, और logo.svg लगा लूँ, यही है, क्योंकि यहीं पर logo.c ये पड़ी हुई है, जिनको नहीं दिख रही वहाँ पे है, यकीन कर लो। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं, तो ऊपर मेरी इमेज लोड नहीं हुई, ये एल्ट की वो टेक्स्ट आ रही है, जो ये एल्ट में होता है ना, ये img आ रहा है। तो क्या आ रहा है, ये सिर्फ img लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन img कुछ लोड शोड नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि रिएक्ट में इंपोर्ट करने के तरीके कार थोड़े मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल यूज़ करनी है एक्सटर्नल, आपको अपनी JS में कोई भी चीज़ इंपोर्ट बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, CSS का थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप वो पूरी फाइल का वो इंपोर्ट और पूरी फाइल का वो पाथ लिखते हैं और उसका index.css लिख देते हैं, ये CSS से इंपोर्ट होता है। उसके अलावा कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई तस्वीर है, किसी भी किस्म की, वो इंपोर्ट ऐसे होगी जैसे आप एक अपना कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं। जैसे आपने बोला माई इमेज फ्रॉम, ठीक है, और आप ऐसे करेंगे। तो बेसिकली मुझे ये पता लग रहा है कि इसमें मुझे ये क्यों नहीं दिखा रहा, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, logo.svg, ठीक है। और ये यूज़ कैसे होती है, क्योंकि अब ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, तो मैंने माई इमेज उठाई और यहाँ पेस्ट कर दी। तो मैं बेसिकली इसका रेफरेंस दे रहा हूँ logo.svg का, और अब मैं पीछे आया और फिर भी नहीं चल रहा। शायद पाथ का मसला है। नहीं, पाथ का मसला नहीं है, ये कोई इमेज अटक ही गया है, क्या हो गया इसको। npm स्टार्ट, खैर अब ये थोड़ा टाइम लेगी स्टार्ट होने में, लेकिन खैर ये यहीं पर होगा, ये ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा, इसको रहने दो। ठीक है, तो ये इंपोर्ट होता है, इसको चला के हम देखते हैं फिर थोड़ी देर में। तब हम वापस जाते हैं इधर, हम जाते हैं इसकी क्या एरर एग्जाम्पल, अच्छा अच्छा अच्छा,
सही है। तो app.js में हम आए। अबे भाई चल जाओ यार। हमारे खिलाफ एकदम तो सलाम। अब ये दूसरा फाइल है, ठीक है। इसमें ये एक चीज़ इसने, वैसे हम रिएक्ट का क्या इंपोर्ट कर रहे थे, सिंपल रिएक्ट। अभी हमारे पास एक नई इंपोर्ट आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, यूज स्टेट। अब जो वो मसला हो रहा था कि वो हम वेरिएबल चेंज कर रहे थे लेकिन वो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा था, अब हम उसको बेसिकली देखने जा रहे हैं किसके ज़रिए, यूज स्टेट के ज़रिए। देखिए रिएक्ट में डेटा को इधर से उधर फेंकने के, डेटा को चेंज करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे जैसे रिएक्ट बनी उसमें अलग अलग वो तरीके बने और उसमें चेंजिंग्स आए। सबसे पहला तरीका प्रॉप्स था, ठीक है। प्रॉप्स क्यों पहला तरीका था, क्योंकि फंक्शन की वो एक क्वालिटी है कि फंक्शन एक पैरामीटर उठाता है, सही है, और वो एक अपना वेरिएबल लेता है। तो उन्होंने बेसिकली वो प्रॉप्स दी है कि आप डेटा को ऐसे ट्रांसफ़र करो। तो हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हम अपने पीछे से डेटा को एक इंक्रीमेंट कर रहे थे, एक बुक और ऐड कर रहे थे, तो हमारे कंपोनेंट भी यहाँ से पूरे पूरे बढ़ रहे थे, सही है। जब मैंने वो मैप वाला फंक्शन काम किया था, तो एक तो तरीका प्रॉप्स था, लेकिन प्रॉप्स में और मसले थे। प्रॉप्स में ये मसला था कि आप पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे थे, मतलब एक पेरेंट कंपोनेंट है, वो डेटा भेज रहा था किसको, चाइल्ड को। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि ये एक ही कंपोनेंट के अंदर हमें डेटा चेंज करना है। अब क्या करें, क्योंकि प्रॉप्स तो कहाँ आएगा, इधर, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं डेटा को कैसे चेंज करूं कि अगर मैं उसको प्रॉप्स को रखता हूं पेरेंट में, तो फिर मैं यहां से बटन दबाऊंगा तो वहां से डेटा कैसे चेंज होगा। तो उसके बाद बेसिकली वो लोग लाए थे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं है, बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ ये हुआ क्या था। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ये हुआ कि उन्होंने एक तरह से एक पूरी नई लाइब्रेरी बनाई। वो लाइब्रेरी क्या करती थी कि आपका जो बेसिक पहला कंपोनेंट है वहाँ से जो डेटा आ रहा है तो वो कहती थी कि भाई आपको हर जगह पूरा प्रॉप्स के थ्रू लाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने फंक्शन का प्रॉप्स बनाया, उसमें कंपोनेंट को पास किया, क्योंकि ज़रा सोचें कि ये पहला कंपोनेंट है, ये चौथा कंपोनेंट है, तो डेटा पहले कंपोनेंट से दूसरे पे आएगा, तीसरे में आएगा, फिर चौथे में आएगा, क्योंकि वो फंक्शन के पैरामीटर में आ रहा है। मसला ये है कि पहले कंपोनेंट में एक कंपोनेंट है, वो ये रहा, अब इसमें तीसरा कंपोनेंट है, तीसरे में चौथा कंपोनेंट है, तो पैरामीटर्स के थ्रू वन बाय वन सब में डेटा जा रहा है। तो उसमें उन्होंने एक एडिशन कर दी, वो एडिशन थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उन्होंने बोला कि भाई ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले में ये डेटा बता दो कि कौन सा डेटा है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हें शेयर करना है। वो फिर डेटा जो है तुम जिस कंपोनेंट में चाहिए उसमें तुम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इस तरीके से इंपोर्ट करते थे और इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये सारा जो साइकिल था, चक्कर, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ मसला था कि भाई ये अब भी किस पे डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट कंपोनेंट पे। पेरेंट कंपोनेंट से डेटा आएगा और कॉन्टेक्स्ट एपीआई पेरेंट कंपोनेंट में डेटा वो बदलता भी था, दोनों तरीके करता था। यानी कि चाइल्ड में आपका डेटा आ भी रहा है और चेंज भी हो रहा है, लेकिन वो पड़ा हुआ कहाँ होगा, पेरेंट में। तो ये भी अब वो एक छोटी सी चीज़ के लिए हमें बिल्कुल पेरेंट तक जाकर चेंज करना पड़ रहा था। उसके बाद आए ये रिएक्ट हुक्स, इसको हम कहते हैं रिएक्ट हुक्स। दो सबसे पॉपुलर है, एक यूज स्टेट है, एक यूज इफेक्ट है। सबसे पहले हम यूज स्टेट देखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो ये यूज स्टेट जो है इसमें वैसे नीचे तक वो भी लिखे हुए हैं पॉइंट्स, तो जब आप ये उठाएंगे तो आपके पास भी ये सब आएगा। उसमें से पहले क्या लिखा है कि स्टार्ट्स विद यूज। तो जो हुक्स हैं, रिएक्ट हुक्स, वो कुछ भी नहीं है, वो एक फंक्शन है जो सिंपल बनाए गए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अब इस केस में यूज स्टेट का क्या काम है, हमने पीछे अभी मसला देखा कि डेटा चेंज नहीं हो रहा, हम डेटा चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन डेटा चेंज नहीं हो रहा, वो कौन करेगा, यूज स्टेट, सिंपल। लेकिन यूज स्टेट खुद है क्या, वो एक हुक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्ट हुक। अब इसकी प्रॉपर्टीज इसने लिखी हुई है कि हमेशा ये जो हुक होते हैं ये कैसे स्टार्ट होते हैं, यूज। जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, इनसे हमें नाम से पता लग रहा है ये क्या है, ये आपके हुक्स हैं। उसके बाद कंपोनेंट मस्ट बी अपर केस, ये तो खैर उसने पुरानी बात कह दी,
और दूसरी वाली बात है कि इन्वोक इनसाइड फंक्शन एंड कंपोनेंट बॉडी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आप यूज स्टेट डिफाइन करोगे, वो कहाँ डिफाइन करोगे? अपने कंपोनेंट के अंदर, आप बाहर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लॉजिकल बात है कि यूज स्टेट किसकी डेटा मैनेज करता है? कंपोनेंट की। तो आप किसके अंदर उसको रखेंगे? कंपोनेंट के। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि इस्तेमाल कैसे होता है। बड़ा वैसे बहुत ईजी है, ठीक है। इसको पहले हम मिटा देते हैं, ऐसा करते हैं हम इसको मिटा देते हैं। ये चला कि नहीं? ये ऊपर इमेज अभी दिखा रहे, क्या मसला इसका? app.js my image, इसको ये नहीं मिल रही, इसको ये नहीं मिल रही, इसको ये नहीं मिल रही। logo.svg, ओके। क्या हुआ? क्या हो रहा है? स्टाफ को उतना शीगा वैसा सर उसके आवाज से बात करते हैं। सर इधर से आवाज मार दे, हम बचाने नहीं आएंगे। नहीं, ये उसकी मदरसे वालों का मसला है। पता नहीं logo.svg क्यों ये हमारा रीड नहीं कर रहा। चलो हम ये, पता नहीं कोई जैपिक है किसी की, ये रीड क्यों नहीं कर रहा? अबे यार, ये वो तो चक्कर नहीं है इसका। एसेट्स, डिक्रेशन, यार मैं देखता हूँ उसको। आई थिंक कोई पार्ट वाथ का चक्कर है, विंडोज़ का। ये पाथ वाथ का इशू है, ये मैं चेक करता हूँ विंडोज़ में क्या है। लिनक्स में तो बहुत ही, आई थिंक कल किसी का हुआ था। कल हमने इंपोर्ट की थी किसी स्टूडेंट की इमेज, आपकी की थी ना? इनकी बड़ी आराम से हो गई थी। चलो इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम अपना कोर्स जो है आज का उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। शुरू में आपने काम की बातें की थी और रिकॉर्डिंग दी थी। कौन सी? अच्छा सही है, ठीक है, खैर हो गई, दोबारा समझा देंगे। तो अभी हम इसको पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमें ये स्टेट बनाना सीखना है, ठीक है। स्टेट में क्या है हमारे पास? हम सिंपल यूज़ स्टेट का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। सब नाम इसका यही होना चाहिए। यूज स्टेट एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। और ये इंपोर्ट हुआ हुआ है कहाँ से? रिएक्ट की लाइब्रेरी से, सही है। तो ये नेम्ड इंपोर्ट है। नेम्ड इंपोर्ट का नाम अब आपको मतलब पता है कि इसका नाम आप नहीं बदल सकते, सेम रहेगा यूज स्टेट। तो ये ऊपर इंपोर्ट हुआ हुआ है। चलिए एग्जांपल में बना रहे हैं न्यू। ये बेसिकली मैं उसी के बेसिक्स में बना रहा हूँ, जो उसने एक्चुअल काम किया हुआ है उसको मैं मिटा दिया, यूज स्टेट को दोबारा बना रहे हैं, ठीक है। वो अंडू हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यूज स्टेट में कि किसका क्या मतलब होता है कि अब आप जितने भी इसमें वेरिएबल्स आपको यूज़ करने हैं जो आप चेंज करना चाहते हो बाद में, तो उनको आप क्या करते हो, कहाँ पे डिफाइन करते हो? अपने यूज स्टेट फंक्शन के अंदर। अभी आपका यूज स्टेट है, इसके पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली ये फंक्शन है जिसको आप इस फंक्शन को एक डेटा दे रहे हो। अभी आपके ऊपर है। अब जैसे कि मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जो मुझे बदलने हैं, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? डिक्शनरी। डिक्शनरी जिसको आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, सही है। तो वो पाइथन है, सॉरी। तो यहाँ पर अभी मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, उस वेरिएबल का नाम क्या है? रैंडम टाइटल, ठीक है। तो आप जस्ट इसको स्टार्ट में कोई भी डेटा देते हो। अगर आपको अभी नहीं पता कि मुझे उसमें क्या चीज़ सेट करनी है, तो भी आप इसको कोई ना कोई डेटा दोगे, और वो क्या दोगे? एक एम्प्टी स्ट्रिंग। आप उसको खाली स्ट्रिंग दे दोगे तो उसको समझ आ जाएगी कि मुझे आगे चल के क्या सेव करना है? स्ट्रिंग। तो इसमें रद्द बदल होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर लेकिन हमें पता है कि हमें रैंडम टाइटल चाहिए स्टार्ट में, जब कंपोनेंट स्टार्ट हो। ठीक है, अब ये मुझे इसका वेरिएबल मुझे यहाँ पे यूज़ कैसे करूँगा? सही है, ये आपका जो वैल्यूज़ थी वो यूज़ कैसे होंगी? वहाँ पे तो हमने लेट टाइटल किया, टाइटल के अंदर वैल्यू लगाई और वो वैल्यू यूज़ कर ली अपने कोड में। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली रिटर्न करता है दो चीज़ें। ये फंक्शन रिटर्न करता है दो चीज़ें। फंक्शंस वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं, ये तो पता है, फंक्शंस लिखे थे आपने। ठीक है, फंक्शन लिस्ट बोल रहा हूँ, एरे भी रिटर्न कर सकता है, ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ये दो चीज़ें रिटर्न करता है ये फंक्शन। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले कंसोल लॉग करा देते हैं। तो इसको मैंने हटाया, इधर लिख दिया। ठीक है, मेरी ऐप चल रही है, मैं app.js में आया, अब ये लेसन 2 बन गया। तो इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया। ठीक है, तो पहला यूज़ स्टेट है और यूज़ स्टेट के अंदर फाइनल है, फाइनल के अंदर यूज़ स्टेट बेसिक्स की फ़ाइल है। तो अब मेरा लेसन 2 जो है ये मेरा हो गया कंपोनेंट। मैंने कंपोनेंट का नाम रिप्लेस कर दिया और हम जब इसको पीछे जाएंगे तो हमारे पास सेट टेक्स्ट के एरर आ गए। वो इसलिए आए क्योंकि नीचे कंपोनेंट में ये इस्तेमाल हुए हुए हैं। इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये यहाँ पे इस्तेमाल हुए हुए हैं और यहाँ पे टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सारे कोड को फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर एक बस h1 लिख देते हैं और इसमें लिख देते हैं हेलो। ठीक है, और इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब ये हमारा चल गया होगा, इधर आए। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हेलो, जो कि हमने h1 लिखा है, सिंपल। लेकिन हम देखने क्या आए थे, कॉन्सोल। तो ये कॉन्सोल कहाँ से आ रहा है, यूज स्टेट से आ रहा है। अब इस यूज स्टेट में हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी? एक तो ये रैंडम टाइटल जो कि मैंने इसी को पास किया था। तो पहले आपके एरे के एलिमेंट में क्या पास कर रहा है, रैंडम टाइटल, और दूसरे में क्या पास कर रहा है, एक फंक्शन पास कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम वापस जाएं तो हम इसको निकालते हैं फंक्शन इस कंसोल से बाहर, इसको रहने दो उधर। सही है, तो इक्वल्स टू, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा सा फंक्शन है। अगर आपको एक एरे पास हो रही हो और आपको एरे के एलिमेंट्स अलग अलग आपको वेरिएबल्स में सेव कराने, तो बजाय इसके कि आप ये करो कि भाई कि मुझे कहो कि ये टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यही वाला जो यूज स्टेट है, ठीक है, इसको आपने ये किया, फिर ये ज़ीरो, ऐसे ही करते हैं ना एरे का एलिमेंट, ऐसे पिक करते हैं। फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊं सेट टेक्स्ट, उसमें सेम चीज़ लिखूं और 1 कर दूं। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा सीधा तरीका है इससे बड़ा, क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा जब बनेगा तो ये कचरा बन जाएगा। तो उसका एक अच्छा तरीका क्या है कि आप एक एरे बनाओ और एरे के अंदर उसको डायरेक्टली क्या दे दो, वेरिएबल का नाम। तो वो क्या सेट कर देगा कि जिसमें जो पहली चीज़ रिटर्न होगी वो इसमें सेव कर देगा और जो दूसरी चीज़ रिटर्न हो रही होगी इसमें कर देगा। सही है, इसको डीकपलिंग कहा जाता है। बेसिकली डीकपलिंग है कि मतलब एक तरह से उसको एक वो जॉइन थी चीज़ उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तलाक हो गई। टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट। अभी इसको देखते हैं हम लोग, हेलो की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट। अच्छा ये भी एक कन्वेंशन है, मैंने एम ही नहीं लिख दिया है। वो होता ही है कि जो इसको तुम्हें जो नाम देना है ना, अब इसको तुम्हें नाम क्या जो देना है तुम्हारी मर्जी है।
इसको तुम्हें यूज़र नाम देना है, इसको तुम्हें डेटा नाम देना है, इसको माई ऑब्जेक्ट नाम देना है, जो XYZ जो नाम देना है वो तुम हमेशा पहले वाले को वो नाम देते हो। अब जो दूसरा वाला होता है ना, वो दूसरे वाले के पहले वाले के नाम पे डिपेंडेंट होता है। उसको आप हमेशा वो नाम दोगे कि पहले सेट लगाओगे और उसके बाद यही नाम कॉपी कर दोगे। इससे जो आपका कोड बाद में पड़ेगा उसको पता लग जाएगा कि आपने इसका फंक्शन इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने देखा ना कंसोल में ये फंक्शन है और ये डेटा है। तो हम टेक्स्ट को ज़रा इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्स्ट H1 में मैंने बदल के क्या कर दिया, टेक्स्ट। पीछे आते हैं दोबारा। अब इसने फिर से मुझे कहा, मैंने कौन सी चीज़ खोल दी भाई, क्या कर दिया मैंने, सेट टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। मैंने सेट टेक्स्ट इंपोर्ट ही नहीं की मेरे भाई, क्या कर रहा है ये। मैं पीछे आओ टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट आई थिंक मैंने डिक्लेयर नहीं किया था। सॉरी, पाइथन मुझे बहुत तंग कर रही है आजकल। सर जावास्क्रिप्ट में तो ये हो जाता है, लेकिन रिएक्ट में खामखा डिक्लेयर रिएक्ट में हाँ मसला कर रहा है। वैसे इसको ये ज़्यादा अच्छा होता है कॉन्स्ट, हाँ ये ज़्यादा अच्छा होता है। सही है, ये आपने थोड़ा सा मसला देखा। तो वो मुझे कह रहा था कि भाई टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट क्या है, मुझे एरर दे रहा था कि इट इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों कह रहा था, क्योंकि मैंने इसको डिक्लेरेशन नहीं दी थी कि भाई ये मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। सही है, बनाने लगा हूँ, उसको मैंने ये नहीं बताया था। तो अब हम पीछे चलते हैं। तो हमारा ये रैंडम टाइटल कहाँ से आ रहा है, जो मैंने यूज स्टेट को दिया था ये वहाँ से आ रहा है। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि H1 देखें क्या है, नीचे आते हैं। ये देखें H1 में वैसे कि फ्रैगमेंट को अगर आप हटा दो तो ये आपको तंग ना करे कि पता नहीं ये कौन सी बला है। ठीक है, तो अब क्या बचा है, एक सिंपल H1 है। H1 में एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है टेक्स्ट। ये वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपकी स्टेट से, यूज स्टेट से आ रहा है। यूज स्टेट को मैंने एक डेटा दिया है, वो डेटा वो कहाँ फेंक रहा है, टेक्स्ट के वेरिएबल में, मैंने वो दिखा दिया, सिंपल। अब हम अपना ये बटन ओपन करते हैं जो कि बेसिकली शुरू से हमारे पास था। ठीक है, एक H1 डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये बटन है, सिंपल बटन है, लेकिन इसके अंदर ऑन क्लिक लगा हुआ है, हैंडल क्लिक, सेम फंक्शन लगा हुआ है जो उसने पहले लगाया था। पहले काम नहीं किया था क्योंकि उसमें हमने यूज स्टेट नहीं इस्तेमाल की थी। अब देखते हैं कि ये इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसने हैंडल क्लिक किया, ठीक है। ये बटन चलाएगा कौन से फंक्शन को, इसको। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें, ये फंक्शन किसके अंदर लिखा हुआ है, उस कंपोनेंट के बाहर नहीं है। सही है, ये थोड़ा ख्याल रखिएगा, कौन सी चीज़ कंपोनेंट के अंदर है, कौन सी चीज़ बाहर है। अभी तक आपने जो चीज़ पढ़ी है वो सिर्फ इंपोर्ट्स बाहर हैं, बाकी हर चीज़ कंपोनेंट के अंदर चल रही है। ठीक है, तो ये हैंडल क्लिक का फंक्शन क्या कर रहा है, हैंडल क्लिक का फंक्शन बहुत ही कोई अजीब सी बात कर रहा है। इसको फ़िलहाल हम डिलीट करते हैं। ठीक है, हम बहुत ही सिंपल सादे मिजाज लोग हैं हम लोग। सेट टेक्स्ट हम करते हैं, सुफा कंप्यूटर लिखते हैं। असल में सही बात है, मैं खुद भी थक गया हूँ काफ़ी, बहुत थक गया हूँ अभी। हाँ नहीं अभी रुको, अभी देखो भाई बटन पे मैंने क्या लगाया, बटन पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, बटन में कुछ भी नहीं किया है भाई। बटन देखो, बटन इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, सेट टेक्स्ट को। वो सेट टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, ये रहा। लेकिन इस फंक्शन को मैं क्या पास कर रहा हूँ, सुफा कंप्यूटर। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं। इसको अगर मैं बटन को क्लिक करूँगा तो ये सुफा कंप्यूटर चल गया। सही है, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको कोई फंक्शनैलिटी दी नहीं है। अब वो अभी क्या कर रहा है कि वो दोबारा रीसेट कर रहा है क्या, सुफा कंप्यूटर। लेकिन इस बंदे ने आपको जो फंक्शनैलिटी बना के दी थी वो थोड़ी सी आगे थी कि वो चेक कर रहा है कि जो टेक्स्ट है इसके अंदर क्या है। अगर रैंडम टाइटल है तो हेलो वर्ल्ड कर दो, अगर हेलो वर्ल्ड है तो रैंडम टाइटल कर दो। सिंपल सी इसने कंडीशन लगा दी है, वो चेंज होता रहेगा। पीछे चलते हैं दोबारा। ठीक है, अच्छा ये सेम चीज़ इस्तेमाल होती है आपके, वैसे बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका यूज़ ज़बरदस्त है। ये यूज़ कहाँ होता है कि कुछ वेबसाइट्स में आपके पास ऊपर छोटा सा बटन होता है, आप बटन को दबाते हैं तो पूरा थीम जो होती है वो डार्क हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है।
फिर ही आप उस बटन को दबाते हैं पूरी स्क्रीन वाइट हो जाती है। तो ये पूरा जो काम होता है ये इसी सेम प्रिंसिपल पे होता है कि आपने एक वेरिएबल सेट किया हुआ होता है, उस वेरिएबल में आप ये उसको बताते हो कि लाइट येस है या नो है, समझ रहे हैं। और उसके अंदर आपकी पूरी जो पीछे जावास्क्रिप्ट लिखी हुई होती है कि जो आपके मेजर जो थीम के कलर्स हैं वो जावास्क्रिप्ट बेसिकली वो बदल देती है। अगर उसको येस मिल गया तो वो डार्क कर देगी फॉर एग्जांपल, अगर उसको नो मिल गया तो वो वाइट। इफ एल्स की स्टेटमेंट लगी हुई है, येस आए तो उसको चलाओ, नो आए तो उसको चलाओ। बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन इसका यूज़ ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये एक आप चीज़ देखिएगा। सर वो डेटा वाली वो लिंक ग्रुप में भेज देना है। हाँ मैं ये अभी भेज दूँगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अभी देखें मसला ये है कि अभी मैं इसको आगे ले जाऊँगा तो आप लोग और तंग करोगे। फाइल स्ट्रक्चर की दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बात बता देता हूँ। ये जो सेट टेक्स्ट है ना, जो सेट टेक्स्ट है इसकी क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी क्या है कि आप इसको जो चीज़ पास करोगे ना तो ये पुरानी चीज़ को हटा के लिखेगी, ठीक है। पुरानी चीज़ को बिल्कुल ही मिटा के उसके ऊपर लिखेगी, ओवरराइड करेगी, ठीक है। अपेंड नहीं करेगी, मतलब कि पहली चीज़ों को रहने दे, नई डेटा डाल दे, फिर नई डेटा डाल दे। ये वो काम नहीं करती। ये क्या काम करती है, पूरी वैल्यूज़ को तबाही मचा देती है। तो मसला कब बनेगा, इसका ही मैं क्यों उसका जिक्र कर रहा हूँ। मसला कब बनेगा कि फॉर एग्जांपल आप सोचें कि इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, बल्कि ये इसमें डिक्शनरी यार मतलब जेसन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जेसन ऑब्जेक्ट भी नहीं यार, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये इसमें लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर एक हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं यार, बड़ी मेहरबानी, पता है हमारे भी ले हैक कर रहे हैं 10-12 पैसे देंगे सर। तो जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने अपना नाम लिख दिया और बुक लिख दी, बुक लिख दी मैंने, क्या हाँ ठीक है जी। अब ये मैंने एक चीज़ लिखी, अभी एक ही लिखते हैं यार, छोड़ो। अब ये आपको पता है, मैं सोच रहा हूँ मैप का फंक्शन लिखूँ तो लेकिन रोने लगा सारे यहाँ पे। अब देखो हमने पहले एक ऐप बनाई थी जिसमें हमने कुछ इस तरह का ही डेटा, जिसमें तस्वीर की इमेज, तस्वीर उसका सॉरी बुक की इमेज, बुक का टाइटल और बुक का ऑथर हम पास कर रहे थे कंपोनेंट को। कंपोनेंट में मैप का फंक्शन लगा हुआ था जो कि उनको लिस्ट के साइज के मुताबिक आइट्रेशन करके बना देता था। याद है वो याद है, उसकी वीडियो में है सारा वो जो बनाया हुआ था, ठीक है। अब सोचें कि ये वो वाली कंडीशन थी, ठीक है, कि हमें एक डेटा हमें पास हो रहा है, वो डेटा क्या है, वो बुक्स की लिस्ट है, ठीक है। लेकिन हम यूजर को एक सर्विस दे रहे हैं कि भाई हम एक यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं। अभी ये मैंने खाली कुछ बना दिया है, इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि इसमें वो जो स्टेट है उसको मिल नहीं रही है, समझ रहे हो, मैंने डिलीट कर दी ना स्टेट। तो यहाँ पे उसको चाहिए थी स्ट्रिंग, मैं उसको पास क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, वो भी एरे इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन एरे, बल्कि उल्टा बोल दिया। तो खैर इसको भी आप फोकस ना करें, सोचेंगे यहाँ पर मुझे फॉर्म मैंने उसको बना के दिया यूजर को कि तुम मुझे, अगर तुम्हें अपनी प्रोफाइल में और बुक्स को सेव करना है, फॉर एग्जांपल ये एक तरह से उसकी लाइब्रेरी है, वो लॉगिन होगा और उसकी बुक्स की लाइब्रेरी है। तो वो क्या कर सकता है कि हम उसको ये सर्विस देंगे कि मेरे पास फॉर्म है, मैं उसको कहूँगा कि भाई मुझे बुक का नाम यहाँ लिखो, बुक का ऑथर लिखो और बुक की इमेज की लिंक दे दो, तो मैं तुम्हारे डेटाबेस में ये तुम्हारी बुक सेव कर दूंगा, सेव भी करूंगा और जो तुम्हारी लाइब्रेरी होगी ना उसमें डिस्प्ले भी करा दूंगा। तो इसका मतलब है कि अब अगर मैं उसको यूज स्टेट में पास करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, बुक का टाइटल होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी, उसके अंदर एक ऑथर की प्रॉपर्टी होगी और उसके अंदर एक इमेज की URL की प्रॉपर्टी होगी, यही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको यूज स्टेट को डायरेक्टली देता हूँ तो यूज स्टेट क्या करेगा, पिछला पुराना जितना डेटा था उसको उड़ाएगा और उसके ऊपर ये एक सिर्फ बुक लगा देगा। और जब आप लाइब्रेरी में देखोगे तो लाइब्रेरी में आपको एक ही बुक दिखेगी। तो अब ये मसला कैसे हल होता है, एक बुक पढ़ ले, जब दूसरा दिन किया दूसरी करे, दूसरी आ गई, ज्ञान बढ़ता हुआ। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, उसमें ये होता है कि जैसे अब इसको हम थोड़ा ऊपर लाते हैं फंक्शन से ताकि ये थोड़ा अलग दिखे।
ठीक है, ये मेरा यूज स्टेट है। हम करते इसमें नॉर्मली ये है कि अब इसमें मेरे पास मुझे पता है कि जो ये मैंने नाम रखा है इसमें मुझे इनिशियल डेटा मिलता है इस वेरिएबल में। यस सर। ठीक है, एरे डीस्ट्रक्चरिंग एक टॉपिक है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैंने एक एरे लिखी है, 3 डॉट लगाए और क्या लिखा है, टेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट एरे के अंदर जितने भी वो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ABCD, ऑथर नेम, ऑब्जेक्ट, कुछ भी है, एरे ऑफ एरे, किसी भी तरह का डेटा है, यानी कि इंडेक्स 1 पे, वो 0 पे, इंडेक्स 1 पे, 2 पे, जितना भी, वो बिल्कुल ऐसे ही इस न्यू एरे में कॉपी कर लो। ठीक है, तो हम बेसिकली पुराने जो वेरिएबल है जिसपे ओरिजिनल डेटा है उसका पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा के अपना नया डेटा अपेंड करा लेते हैं कि मेरा नाम, सॉरी ये मेरा नेम है XYZ, ये मेरा ऑथर नेम है XYZ, और ये मेरी क्या है, इमेज URL। ठीक है, अभी मैं जस्ट इस कॉन्सेप्ट का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये हम दोबारा इसको डिटेल में करेंगे। और वही जो पहले हमने ऐप बनाई थी, याद है, वो हमने उस पर बड़ा काम किया था, थोड़ा UI भी उसका बना हुआ है, वो परफेक्ट है इस काम के लिए। ठीक है, उसमें हम एक फॉर्म बनाएंगे, एक ही पेज पे फॉर्म बना लेंगे नीचे कहीं साइड पे, और हम उसमें नया एक डेटा ऐड करेंगे और सबमिट को दबाएंगे तो हम देखेंगे कि एक लाइव बिल्कुल एक डेटा में एक बुक बन जाएगी। फिर दोबारा से उसमें इनपुट करेंगे तो फिर हमारे पास बुक बन जाएगी। तो ये काम हम करके देखेंगे, लेकिन वो काम तब होगा कि उसमें अब हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, हमें फॉर्म की वैल्यू गेट करना सीखना पड़ेगा कि फॉर्म सबमिट हुआ, तो ये फॉर्म सबमिट होगा तो मुझे इसका डेटा कैसे मिलेगा। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर फॉर्म की अगर आपको चीज़ पता हो तो फॉर्म जब सबमिट होता है जो एक्शन में उसकी लिंक होती है वो सारा डेटा वहाँ भेजता है। अभी हमें HTML को ये करने से पहले रोकना है, हमें उसको कहना है कि कहीं नहीं भेजो, हमें यहीं दो रिएक्ट में, हम उसको यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो समझ आ रही है कि मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन अभी देखें स्लो चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अगर आप यूज स्टेट यूज़ करना सीख जाते हैं तो समझ लें कि रिएक्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, यूज स्टेट का आप नाम लेते हैं तो अगर आप ट्यूटोरियल वगैरह देखेंगे तो लोग पता नहीं इसको बोलते हैं कि इतना डिफिकल्ट कोई ये टॉपिक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई मुश्किल है, बहुत आसान है। एक फंक्शन है, उसको आप इनिशियल वैल्यू देते हो, वो आपको 2 चीज़ें बाहर फॉरवर्ड करता है, 2 वेरिएबल देता है। एक वेरिएबल में आप ही का जो डेटा उसको आपने पास किया आपको वही देता है, दूसरे में आपको एक फंक्शन देता है जिसमें आप ही का पास हुआ डेटा चेंज हो सकता है। एक वेरिएबल में आपका डेटा एक वेरिएबल में चेंज करना है, क्या मुश्किल है इसमें। पता नहीं क्यों इसको बोलते हैं कि ये भाई जी ये यूज स्टेट, तो वही दिमाग खा जाता है, ये करता है वो करता है। और ये डी स्ट्रक्चरिंग जो मैंने बताई है ये अभी पहली बार देखिए तो मुश्किल लग रही है, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का सिंपल नोटेशन है जिससे आप उसको कॉपी कर लेते हो। ऑब्जेक्ट को भी सेम होता है, लेकिन वो अगले दिन के लिए। तो अब ये हम, हाँ ये गिटहब जो है ये हम आपको फॉरवर्ड करेंगे क्या।